अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सर। वेलकम इन दी ऑनलाइन क्लास ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। और जैसे कि हमारी रूटीन है, प्रीवियस लेक्चर्स में से आप कोई सवाल करना चाहें? जी बच्चों, कोई क्वेश्चन है? No, sir. तो आज का जो बैक्टीरिया हमें पढ़ना है, दैट इज बॉडी टेला। ये ऑब्लिगेट रेस्पिरेटरी पैथोजन है। एनिमल्स में बर्ड्स में भी चार मेजर स्पीशीज हैं, लेकिन तीन जो हैं वो ह्यूमन में। बॉडीटेला परटूसिस, पैरा परटूसिस एंड बॉडीटेला ब्रोंकाइसेप्टिका। फोर्थ वन इज बॉडीटेला एवियम। वो बर्ड्स में है। ये पहली तीन स्पीशीज परटूसिस, पैरा परटूसिस एंड ब्रोंकाइसेप्टिका, और ये ह्यूमन में डिजीज काज करती हैं। वुपिंग कफ डिजीज का नेम है। और मोस्ट ऑफ दी केसेस ऑफ वुपिंग कफ वो बॉडीटेला परटूसिस की वजह से होते हैं। पैरा परटूसिस एंड ब्रोंकिसेप्टिका ये लोअर लेवल पे है। अब अगर इसकी मॉर्फोलॉजी को देखें अगेन बॉडीटेला की, तो कोई टिपिकल मॉर्फोलॉजी नहीं है। सिमिलरली ग्राम नेगेटिव है, कोकोबैसिलाई है। कैप्सूल प्रेजेंट है। कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं है अंडर माइक्रोस्कोप।
ये दो करेक्टर्स हैं इसमें। एक करेक्टर है कि इसमें मेटा क्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। जैसा कि हमने पढ़ा था क्राइनी बैक्टीरियम डिप्थेरी में, तो ये सेकंड बैक्टीरिया जिसमें मेटा क्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं। एक और इसमें करेक्टर है कि इसकी वॉल में, सेल वॉल में फिलामेंटस हीम एग्लूटिनिन प्रेजेंट है। तो ये हीम एग्लूटिनेटिंग बैक्टीरिया है। एनवायरमेंट में ये बैक्टीरिया चार से 5 दिन तक जिंदा रहता है, उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। सेंसिटिव है, हाई टेम्परेचर को मर जाता है। तो एनवायरमेंट से इसकी ट्रांसमिशन कम है। इसकी ट्रांसमिशन होती है ह्यूमन क्लिनिकल केस और कैरियर्स। जब वो वूपिंग कफ कर रहे हो, एट दैट टाइम एरोसोल्स की फॉर्म में बैक्टीरिया को शेड करते हैं। उस वक्त अगर हेल्दी इंडिविजुअल्स विद इन 1 मीटर डिस्टेंस क्लिनिकल केस या कैरियर के पास मौजूद हैं और वह इन एरोसोल्स को, जिनके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, इनहेल कर ले, तो फिर ये बैक्टीरिया हेल्दी इंडिविजुअल्स में ट्रांसफर होता है। और इसका रीजनेबल नंबर ट्रांसफर हो जाए तो चूंकि ये ऑब्लिगेट पैथोजन है तो केयरफुल रहना चाहिए। डिजीज के चांसेस मैक्सिमम होंगे। ओके, अब जब इसको हेल्दी इंडिविजुअल्स एक्वायर कर लेते हैं तो ये बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ पिलाई ciliated epithelium of respiratory system ciliated epithelium of respiratory system, अब वहां पे ये अटैच हो जाता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में
और इसको अटैच होने में हेल्प मिलती है बाय इट्स एक्सटर्नल अपेंडेज पिलस, पिलाई के थ्रू ये वहां पे अटैच हो। डेफिनेटली सरवाइव करेगा, ग्रो करेगा। स्लो प्रोग्रेशन है डिजीज की, एक्यूट टॉक्सिसिटी होती है बट प्रोग्रेशन स्लो है। ड्यूरिंग ग्रोथ फिर ये अच्छा फेगोसाइड से इसका भी कैप्सूल है तो वो बचाएगा, जिनमें नहीं है वो फेगोसाइड से मार देंगे। ड्यूरिंग ग्रोथ ये बहुत से टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है और एक्चुअल जो डिजीज है वो इस बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स की वजह से होती है। एक थोड़ी देर इंतजार कीजिएगा। एक टॉक्सिन जो मेजर रोल प्ले करते हैं वो तो है परटूसिस टॉक्सिन। ये मेजर रोल प्ले करते हैं परटूसिस टॉक्सिन, बहुत सी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। और इसको बॉडी टेला परटूसिस सिंथेसाइज करता है, बाकी नहीं करता। और इसका मेजर रोल है वूपिंग कफ में। क्या हो सकता है इसकी वजह से? एक्यूट टॉक्सिसिटी के रिजल्ट में डेथ हो सकती है। हिस्टामीन सेंसिटिविटी बढ़ा देता है, थोड़ी सी हिस्टामीन सिंथेसाइज होगी तो पेशेंट की हालत खराब हो जाती है। प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी काज करता है। और जो हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम के सेल्स हैं, लाइक लिम्फोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफाजेस हैं, इनकी एक्टिविटीज को सुप्रेस करता है, इनके इम्यूनो डेफिशिएंसी की तरफ लेके जाता है। ये मेजर टॉक्सिन है जो इस डिजीज को प्रोग्रेस होने में हेल्प करता है।
इसके अलावा कुछ और टॉक्सिन्स भी हैं जो इसको असिस्ट करते हैं। वन ऑफ देम इज ट्रैकियल साइटोटॉक्सिन। नेम से ही पता चल रहा है ट्रेकिया के सेल्स को टारगेट करते हैं ये टॉक्सिन। और किल करते हैं उन सेल्स को। और ये हीमोलाइजीन्स भी बनाते हैं। और अगेन सेम एक्शन है हीमोलाइजीन्स का, ये फास्फोलाइपेज एक्टिविटी है, तो सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फास्फोलिपिड्स को डिग्रेड करती हैं, लाइसिस काज करती हैं। एज अ रिजल्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम में सेक्रीशंस और एक्सक्रीशंस बनती है। डिजीज को अगर देखें तो इसको 3 वूपिंग कफ को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। और स्टेज नंबर 1 जो है उसे कहते हैं कैटारल स्टेज। इस स्टेज में बैक्टीरिया जो कि क्लिनिकल केस के एरोसोल्स में होते हैं, वाया इनहेलेशन जिसको हेल्दी इंडिविजुअल एक्वायर कर लेते हैं, बैक्टीरिया जाके अटैच होता है एपिथेलियल सेल्स पे और सुपरफिशियल ही रहता है, इन्वेड नहीं करता। कितने दिनों तक? 10-12 दिन तक बैक्टीरिया एपिथेलियम के साथ अटैच्ड रहेगा, टिश्यूज के अंदर इन्वेड नहीं करेगा। और जनरल से सिम्टम्स अपीयर होते हैं जैसा दूसरे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में स्टार्ट में जो साइंस अपीयर होते हैं कैटारल स्टेज में उसी तरह के साइंस होते हैं। बट बैक्टीरिया इन्वेड नहीं करता, एपिथेलियम पर मौजूद रहता है, अटैच रहता है, वहां पे टिश्यूज के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा होता, टॉक्सिन बना रहा होता है और वो डैमेज काज कर रहे होते हैं। तो इनिशियली जो साइंस अपीयर होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस में, वही साइंस इसमें अपीयर होंगे। अच्छा, क्या साइंस वैसे अपीयर होते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्फेक्शन हो जाए तो किस तरह के साइंस आते हैं? आज मैं सुनना चाहूंगा, किससे पूछें जी? ओके, ये फातिमा सईद नाम है। फातिमा सईद बेटे, आप मौजूद हो तो माइक ऑन करें, जरा हमें डिस्कशन में हेल्प आउट करें। फातिमा सईद, थैंक यू बेटे। अच्छा, जब कभी रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई इन्फेक्शन हो तो सबसे पहला काम क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पॉलन ग्रेन्स, केमिकल्स जब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में दाखिल होते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है? उसके रेस्पॉन्स में उस ह्यूमन के साथ क्या होता है? क्या करता है वो ह्यूमन? फातिमा, हम आपको सुन नहीं पा रहे, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। आप गलबन बोल रहे हैं लेकिन मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही। ओके, आप माइक ऑफ कर लो। थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। ओके, आमिर साहब, मोहम्मद आमिर।
मोहम्मद आमिर, आप मौजूद हो? आमिर, ओके। अरुणा, अरुमा, अरोमा जन्नत। तो मैंने कहा कुछ ऐसे नेम्स हैं जिनसे कभी बात ही नहीं हुई, चलो बात करके देखते हैं। अरोमा जन्नत। गुड, नॉट गुड। आसिया, आसिया हयात। नहीं है। यस सर। ओके आसिया, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब कभी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, तो शुरू में क्या साइन आता है सबसे पहले? सर रनी नोज या फिर ब्लॉक नोज, इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। इससे पहले, परसिस्टेंट कफ हो सकता है। इससे पहले भी कुछ होता है? सबसे पहले रनिंग नोज से हेडिक। पहले? नहीं, हेडेक तो बाद में आता है। जैसे ही कोई इरिटेटिंग चीज, सर केमिकल, माइक्रोब रेस्पिरेटरी सिस्टम में दाखिल होते हैं, तो सबसे पहला काम, शाबाश आपने सही बताया बेटे। आप जरा माइक ऑफ करो, वेरी गुड, दैट्स गुड आसिया, थैंक यू। तो सबसे पहला काम होता है ये वाला, और इसके बाद जो काम बताए हैं आसिया ने वो ठीक है। स्नीजिंग होती है सबसे पहले, गौर करो, हम अपने आप पे गौर करें सर। सबसे पहले छींकें आती हैं, 2 4 6 छींकें आएंगी, स्नीजिंग होगी। फिर रनिंग नोज, यू आर राइट के रनिंग नोज होती है, और कफिंग। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो कैटारल स्टेज ऑफ वूपिंग कफ में भी ऐसा ही हो, और ये इस तरह होता रहेगा। जो डिफरेंट चीज है वो क्या है कि 10 12 दिन ऐसे ही रहेगा। इनिशियल स्टेज ही रहती है कैटारल स्टेज ही, 10 12 दिन तक ऐसे ही रहता है। और फिर ये बैक्टीरिया उसके बाद अगली स्टेज में दाखिल हो जाता है, और वो एक्चुअल स्टेज है जब ये पीक की तरफ जा रहा होता है। उस स्टेज को कहते हैं पैरोक्स, सेल, पता नहीं मैं ठीक लिख पाया हूँ। पैरोक्सिस्मल स्टेज, ये नेक्स्ट स्टेज है वूपिंग कफ की। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को, क्लिनिकल केस को अनकंट्रोलेबल कफ के एपिसोड्स शुरू हो जाते हैं। रेंज इनकी 5 6 7 20 तक, इससे भी ज्यादा हो सकती है। रैपिड रैपिड कफिंग होती है, और क्लिनिकल केस का या पेशेंट का कंट्रोल ही नहीं होता, इस पे स्टॉप नहीं कर पाता, कांस्टेंट, विदाउट एनी गैप। एंड ड्यूरिंग दैट एपिसोड, जिसको पैरेक्सिज्म कहते हैं, पेशेंट के साथ क्या होता है आप जरा बताएं, क्या होगा अगर लगातार बगैर किसी गैप के कफ आए, 10 12 15 20 दफा कफिंग करनी हो विदाउट एनी गैप, तो तो फिर ब्लीडिंग होगी फिर। ब्लीडिंग के अलावा Damage to the alveoli, sir. आप जरा थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, अपने आप पे इसे अप्लाई करें कि अगर आप लगातार खांसते जाएं विदाउट एनी गैप, गैप नहीं आ रहा, लगातार खांसी होती जा रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो
क्या होता है उसमें? सांस रुकेगा ना, सांस नहीं आएगा। यस सर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। हाँ, Yes, sir. तो ब्रीद नहीं होगा, सांस नहीं ले सकेगा। कफ के दरमियान, कफिंग के दरमियान सांस नहीं ले पाएगा। और जब कफिंग के दरमियान सांस ना ले पाए तो फिर क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यकदम फिर जब कफ स्टॉप होती है, ऑल ऑफ अ सडन बड़े जोर से आप एक लंबा सांस खींचते हैं, जैसी कफ एंड होती है। और जब वो विद फोर्स आप वो सांस लेते हैं तो देन साउंड आती है, वूपिंग साउंड सुनाई देती है। दैट्स वाई इसे कहते हैं वूपिंग कफ। कि लगातार पेशेंट खांसता रहता है। और जैसे ही ये एपिसोड एंड होता है, बड़े जोर से और बड़ी स्पीड से एयर को वो पेशेंट इनहेल करता है। और जब ये इनहेलेशन परफॉर्म करता है तो उस वक्त साउंड आती है, विसल लाइक साउंड आती है। दैट्स वाई इसे कहते हैं वूपिंग कफ कहा जाता है इसे। अब क्या हो सकता है अगर ऐसा कर रहा हो कोई पेशेंट, इस तरह की कफिंग आ रही हो, तो क्या होता है फिर? अदर देन कफिंग उसके साथ क्या होता है? आपने देखा होगा छोटे बच्चों के साथ ये वाला मामला अक्सर होता है कि जब वो खांस रहे होते हैं, खांसते खांसते क्या करते हैं, रोने लग जाते हैं, आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं और ब्रीदिंग नहीं आप कर पा रहे ड्यूरिंग एपिसोड, चेस्ट पेन। तो वॉमिटिंग होती है। आप गौर करना जरा, वॉमिटिंग होती है। अगर लगातार आप खांसते जाओ, ब्रीथ न कर पाए तो वॉमिशन शुरू हो जाती है। और इसमें इसी तरह ये इसका स्पेसिफिक साइन है जिसे कहते हैं पैरोक्सिज्म। और इसी स्टेज की वजह से डिजीज का नेम है वूपिंग कफ। ये कुछ 5-6 हफ्ते तक इसी तरह रहेगा और फिर अगली स्टेज आने के चांसेस होते हैं अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए। इसको ऐसे ही समझा जाए कि ये वैसे ही कफ है, एलर्जी है, ये वो, ट्रीटमेंट ना करे तो फिर तीसरी स्टेज जो है दैट इज डेंजरस। कहते हैं कन्वेलिसेंस स्टेज। ये कुछ 6-7 हफ्ते तक ये स्टेज रहती है और फिर अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, फिर वो क्लाइंट नहीं रहता, वो पेशेंट नहीं रहता, वो क्लिनिकल केस नहीं रहता फिर अगर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। जो वीक हैं, यंग एज के हैं, उनमें मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी का रेट ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा हो जाता है? अब जैसा कि मैंने इसके टॉक्सिन्स पे बात करते हुए बताया आपको, ट्रेकियल साइटोटॉक्सिन, पर्टूसिस साइटोटॉक्सिन, हीमो लाइसिन क्या कर रहे हैं? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं ये टॉक्सिन। और पर्टूसिस टॉक्सिन इम्यूनिटी भी डाउन करता है। तो ऐसा क्लिनिकल केस फिर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो इंतजार में बैठे होते हैं, उनके लिए फिर ये पैलेटेबल डिश होता है। तो वो फिर अटैक करते हैं ऐसे क्लिनिकल केस पे। काफ़ी सारे बैक्टीरिया हम पढ़ चुके हैं जो इस इंतज़ार में होते हैं कि इम्यून सिस्टम वीक हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज हो। वो तो बॉडी चला अगर कर दे ये दोनों काम, तो काफ़ी सारे बैक्टीरिया हमने पढ़े जो वेट कर रहे होते हैं अपॉर्चुनिस्टिक, वो अटैक कर देते हैं। एज अ रिजल्ट फिर निमोनिया हो जाता है, मेनिंजाइटिस हो जाती है, वायरस भी अटैक कर सकते हैं, बट मोस्टली बैक्टीरिया अटैक करते हैं।
और फिर डेथ होती है। जी बच्चों, कुछ पूछना चाहें आप, यहाँ तक कोई सवाल करना चाहें? ओके, सबसे ज्यादा 90% से ज्यादा केसेस में बॉडी टेलापर्टूसिस की ही इन्वॉल्वमेंट है। माइल्ड टाइप के इन्फेक्शन दूसरी स्पीशीज से होते हैं, जो ऑलरेडी मैंने आपको लिखवाई हैं, पैरापर्टूसिस, ब्रोंकिसेप्टिका, इनमें डेथ नहीं होती, ज्यादा सीवियर नहीं होता, माइल्ड सा इन्फेक्शन होता है। बट पर्टूसिस से मेजर इन्फेक्शन होता है। राइट जी। अब डायग्नोसिस करने, तो अगेन आप माशाल्लाह अभी इस काबिल हो गए कि मुझे आप बता सकते हैं डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो क्या इसमें क्या चीज होगी डायग्नोसिस में जो स्पेसिफिक है? कौन बताएगा मुझे? आज मैं वो नेम पुकारना चाह रहा हूँ जो कभी बोले ही नहीं है क्लास में। कोशिश करते हैं अगर वो बात कर लें हम। महक, महक अरूज। महक बेटे मौजूद हो आप? थैंक यू बेटे, थैंक यू बेटे फॉर रिस्पॉन्डिंग। इस डिजीज में कोई स्पेसिफिक चीज है जो बाकियों में नहीं है, जो सर सॉरी, डायग्नोस? मैंने अभी किया है ज्वाइन। ओके ओके ओके, ठीक है, कोई नहीं, चलो थैंक यू रिस्पॉन्ड करने के लिए। अलिशबा अली, अलिशबा अली आप मौजूद हो? नहीं है, चल चल। जमीला, अलिशबा ने ऑन कर लिया जी। अलिशबा, आपसे पूछा जाए, आप जरा बोल के बोलें जरा, ताकि पता चले आपकी आवाज आ रही है। जी सर, यस सर करके देखें जरा। नो, मेरे ख्याल आपका माइक काम नहीं कर रहा। चल आप भी ऑफ कर लें, कोई मसला नहीं, कह रहे हैं। जमीला, जमीला रानी। यस सर। हाँ थैंक यू बेटे, जमीला थैंक यू। इस अभी तक हमने पढ़ा इसको, इस डिजीज को, बॉडी टेलापर्टूसिस से जो हो रही है, इसमें कोई स्पेसिफिक चीज, कोई स्पेसिफिक साइन जो हेल्प करे, जिसको हम कह सकें कि ये पैथोग्नोमिक है, ये स्पेसिफिक है और ये उस डिजीज में होता है? सर होपी कफ होती है। वेरी गुड, वूपिंग कफ। तो ये साइन है पैरोक्सिज्मल, पैरोक्सिज्म, जो फिजिशियन को बता देता है कि ये वूपिंग कफ है। क्या चीज है? कि एपिसोड विदाउट एनी गैप, कोई गैप नहीं है, कांस्टेंट कंटिन्यूअस एपिसोड ऑफ कफ। ओके, राइट जी, यहाँ से एसेस हो जाता है कि ये वूपिंग कफ पॉसिबल है। अच्छा तो फिर बट सर, जी, सर अगर फर्स्ट स्टेज में पेशेंट चला गया फिजिशियन के पास, तो फिर वो कैसे डायग्नोस करेंगे? शुरू वाली स्टेज में नहीं पता चलता, वो कॉमन है तमाम रेस्पिरेटरी डिजीजेस में। स्टेज नंबर 1 कॉमन है, सब में ऐसे ही होता है। यस, इसमें ये कोई ज्यादा दिनों तक इस हालत में, स्टेज नंबर 1 में ज्यादा दिनों तक रहता है, लेकिन आप इसको साइंस की बेस पे सेकेंड स्टेज में ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फर्स्ट में नहीं कर सकते, फर्स्ट तो कॉमन। ओके, अब सैंपल क्या लिया जाएगा? जी, सना, सना सुलेमान, यहाँ से आप हेल्प आउट करें हमें। सैंपल क्या लेंगे? स्पूटम। बिल्कुल, आप स्पूटम ले सकते हैं, कफ आउट ले सकते हैं, नेजल सेक्रीशंस ले सकते हैं, नेजल स्वैब्स ले सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें एक स्पेसिफिक सैंपल लिया जाता है, दैट इज कफ प्लेट। देखिए ना, डिफरेंट है, याद रह जाना चाहिए, कफ प्लेट।
स्टार्ट में मैंने बताया कि जब क्लिनिकल केस पैरोक्सिज्म इनकी कफिंग परफॉर्म कर रहा होता है तो बैक्टीरिया एरोसोल्स में शेड होता है। तो कफिंग परफॉर्म कर रहा हो तो मीडिया की प्लेट को ओपन करके उसके माउथ के सामने कर दिया जाता है। ड्यूरिंग कफ ये एरोसोल्स निकलेंगे, उन एरोसोल्स में बैक्टीरिया वो प्लेट के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। मीडिया जो यूज होते हैं ब्लड एगर है, चॉकलेट एगर है। यस, इसका एक इसके साइंसदानों के नेम पे भी मीडिया था जिन्होंने ये डिजीज आइडेंटिफाई की। लिख लें नेम, बॉर्डेट गेंगूस मीडिया। कुछ एंटीबायोटिक्स एडेड होती हैं इसमें जिसकी वजह से राइट जी कल्चर कर लेंगे, सैंपल ले लिया और उसके बाद आप इसकी माइक्रोस्कोपी करेंगे। कोई फायदा होगा माइक्रोस्कोपी का? सिर्फ ये पता चलेगा कि ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई है, बस। और कुछ नहीं पता चलेगा। कल्चर कर सकते हैं आप, कल्चर करें, ग्रोथ आ जाती है तो फिर बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सिरोलॉजी इसमें इंपॉर्टेंट है। टॉक्सिन है ना, पर्टूसिस टॉक्सिन। और एक और चीज मैंने आपको पढ़ाई है कि इसकी सेल वॉल में फिलामेंटस हीम एग्लूटिनेशन, तो हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट एंटीबॉडीज लेके करेंगे तो हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट आप कर सकते हैं। और इसकी अलाइजा की किट्स अवेलेबल है कमर्शियली। कॉमन डिजीज है, पूरी वर्ल्ड पे कॉमन है। नो डाउट बैक्टीरिया प्योर है तो आप पीसीआर भी परफॉर्म कर सकते हैं। एनिमल इनोकुलेशन करेंगे है ना? नो सर। नो यस सर। सर। थैंक यू, नहीं करेंगे, वेरी गुड। ट्रीटमेंट ये मुझे कौन बताएगा? ट्रीटमेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और रेस्पिरेटरी सिस्टम का बैक्टीरिया है तो कौन सी एंटीबायोटिक्स? ये एक नेम अपीयर हुआ है, मानूर अमजद। बेटे आप मौजूद हो तो जरा डिस्कशन में आ जाए। यस सर। हाँ बेटे जरा बताएं कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। सर हम एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटीमाइसिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। नहीं, मजा नहीं आया। इसके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। अच्छा आजकल जरा देखें कि डॉक्टर, कोविड है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, अकेला तो नहीं होगा कोविड, साथ बैक्टीरिया भी होंगे। तो कौन सी एंटीबायोटिक दे रहे हैं ज्यादा? जी मानूर। सर एंटीहिस्टामिन। एंटीबायोटिक पहले बताओ बेटे। एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामिन तो आप ठीक हो, लाजमी यूज करेंगे। एंटीबायोटिक कौन बताएगा जी? तहरीम, तहरीम फातिमा आप मौजूद हो? यस सर। हाँ बेटे बताएं जरा कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं। काफी दफा बताई हैं मैंने, वही हैं। एलबीएस एंडोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करेंगी, वो वाली हम एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे। हाँ हाँ एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे। हाय हाय, नालायक साबित ना हो। एंटी एमॉक्सिसिलिन यूज करेंगे हाँ ना फिर? हाँ हाँ बेटे, अमॉक्सिसिलिन यूज यस करेंगे, सर। एरिथ्रोमाइसिन करेंगे। चले क्लेरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन। क्लैरिथ्रोमाइसिन, बख्तावर ने सही कहा, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। अच्छा तहरीम एक आप भी बताओ कोई इनके अलावा। टेट्रासाइक्लिन मानूर ने बताया था। तो ये एंटीबायोटिक्स हैं जिनको ये बैक्टीरिया रिस्पॉन्ड करता है। और उसके बाद वाली बातें आप सही हैं, मरेगा
बैक्टीरिया, तो LPS निकलेगी। इसमें शायद LPS का इतना रोल नहीं है, क्योंकि डैमेज साइड पे ये डैमेज काज कर रहे हैं इसके टॉक्सिन्स, और इसमें कफिंग की वजह से और टॉक्सिन्स के एक्शन की वजह से फ्लूइड्स अकम्प्ट होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो फ्लूइड रिमूव करवाना होगा, नेगेटिव सक्शन से रेस्पिरेटरी सिस्टम से फ्लूइड निकालना होगा, और ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ सकती है। ये काफी दफा मैंने बता दिया कि टॉक्सिन की वजह से काम खराब होगा। तो एक तो एंटीबायोटिक यूज करेंगे, दूसरी चीज कौन सी यूज करेंगे? काम किसकी वजह से खराब हो रहा है? पर्टूसिस टॉक्सिन की वजह से। हेल्प करूं? पहले 2 डिजीजेस हमने पढ़ी हैं जिनमें टॉक्सिन काम खराब करते हैं। सर टेटनस को जेन में एंटीहिस्टामिन्स। टेटनस को जेन में लेके आए फातिमा। टेटनस, टेटनस में क्या करते हैं? एंटीबायोटिक देते हैं, और क्या देते हैं? एंटी टेटनस सीरम, ATS। डिप्थेरिया में भी इसी तरह करते हैं। डिप्थेरिया में वहां भी टॉक्सिन, डिप्थेराइड टॉक्सिन डिजीज काज करता है, तो एंटी डिप्थेरिया एंटीबॉडीज यूज करते हैं वहां भी। यहां भी आप एंटी टॉक्सिन यूज करेंगे पर्टूसिस के लिए। राइट जी, लास्ट के इसमें वैक्सीन अवेलेबल है। वुपिंग कफ की वैक्सीन मौजूद है, और कॉम्बिनेशन में भी है एक वैक्सीन जो 3 डिजीजेस के खिलाफ है। डिप्थेरिया एंड वुपिंग कफ। इन तीनों के टॉक्सिन्स की कंबाइंड पॉलीवेलेंट वैक्सीन भी मौजूद है। जहां पर ये प्रॉब्लम ज्यादा सीरियस है वहां पे इन वैक्सीन को किया जाता है। ओके बच्चों, आप कुछ पूछना चाहें, कोई सवाल करना चाहें मेरे से, क्वेश्चन करना चाहें? सर स्टेज 1 में हम इन्फ्लुएंजा के साइन में कंसीडर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, फ्लू जैसे साइंस होते हैं, बट स्टेज 1 में जितने भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्रॉब्लम्स हैं ना, उन सब में फ्लू जैसे साइन होते हैं। स्टेज 1 में यही 3 साइन होते हैं। ओके सर, थैंक यू। स्नीजिंग होती है, और पानी बहता है नोज से, और फिर कफ होती है। यही 3 साइन है सब में, लाइक फ्लू लाइक ही होते हैं स्टेज 1 में, पहली स्टेज। जी बच्चों, सवाल कोई करना चाहे? राइट, और आप अपना ख्याल रखिएगा। जी एक्सक्यूज मी सर। बख्तावर, पहले बख्तावर, फिर शिराज, फिर आपकी बात सुनते हैं। जी बख्तावर। सर छोटे बच्चों में अगर इस तरह की खांसी हो तो भी उनको हम यही वाले एंटीबायोटिक्स देंगे जो हम लोग पढ़ रहे हैं? बिल्कुल यही देंगे। अच्छा, एक कंसेप्ट ज़हन से निकाल दें, जो कि कुछ ऐसे